अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो देशभक्त लोग हैं नाराज मत होइएगा, वैसे कल से वो नाराज हैं, लेकिन जरूर नाराज मत होइएगा, ठीक है। देश की जनता भी देशभक्त है, आप ये मत कहिए कि जनता बाहर से लेके आएंगे, ऐसा मत कहिएगा। इस जनता को वोट देना नहीं आता है, हम जनता बाहर से लेके आएंगे, अब जनता ही खराब है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। देशभक्ति सड़क पे नहीं और क्लास में नहीं दिखानी है, दिल में रखिए अपने। आप सब लोग भगत सिंह का सम्मान करते हैं, करते ही होंगे, करना भी चाहिए। जिस उम्र में आप गुलाब का फूल लेके घूमते हैं, उस उम्र में वो रस्सी का मतलब फांसी का फंदा लेके घूम रहा था, तो बड़ी बात तो है ही। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, ठीक है, पर आप लोग मैं जानता हूं बहुत सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग नाराज होंगे नहीं। मैं कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा दिमाग ना मुझे सुनी सुनाई बातें अपील नहीं करती, मुझे लगता है कि झूठ है, ये सब सच पे जाना चाहिए। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं देश के लिए फांसी पे टंगूंगा, कॉन्फिडेंस से कहा। ग्रुप में झगड़ा हुआ कि मैं लटकूंगा, तो अंत में हुआ कि ठीक है, भगत सिंह को मौका मिलेगा कि वो देश के लिए जान दें। उन्होंने केस में इस तरह से बात रखी कि फाइनली उनके ऊपर आरोप साबित हुआ और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। अब फांसी की सजा सुनाने और फांसी पे झूलने के बीच में कुछ दिनों का अंतराल तो होता ही है, ठीक। और हमने सुना है कि जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उससे पहले वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। लेनिन क्रांतिकारी था सोवियत संघ का, उसी दौर में था वो भी। 1917 से 1924 तक लेनिन सोवियत संघ का शासक रहा, 24 में उसकी मौत हुई। तो लाजमी है कि भगत सिंह जो कि मार्क्सिस्ट थे, वो लेनिन को अपने समय का सबसे महान नेता मानते ही होंगे, तो लेनिन की ही एक पुस्तक पढ़ रहे थे। लेनिन की 5-6 पुस्तकें हैं, कौन सी पढ़ रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें एक पुस्तक थी। तो जेलर आया और उसने कहा कि भगत सिंह आखिरी समय है, अब तो भगवान का नाम ले लो। और भगत सिंह ने कहा कि देखो यार, मुझे अच्छी तरह से पता है कि फांसी पे लटकते ही मेरा अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ना आत्मा बचेगी, ना पुनर्जन्म होगा, ना मोक्ष है, ना स्वर्ग है। मैं जानता हूं सब ढकोसले हैं, मुझे सब में रुचि नहीं है। तो उसने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो? बोला एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। और फिर जहां तक पढ़ा था उस पेज को मोड़ के किताब रख के चल पड़ा कि चलो टांग दो भाई। रखा है ऐसे, जैसे फिर लौट के पढ़ूंगा, भाव तो हल्का हल्का शायद रहा होगा, या ये कि बाद में लोगों को पता हो कि मैं यहां तक पढ़ पाया था। फिर गए, उनकी मौत हो गई। और फांसी पर लटकते समय कितने शांत रहे होंगे मुझे पता नहीं, ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े हीरो जब फांसी पे लटकते हैं तो उस समय उनकी हरकतें कैसी होती हैं अगर देखना हो तो एक फिल्म है हिंदी में, हैंगमैन नाम की। हैंगमैन हिंदी की फिल्म है, नाम अंग्रेजी में। वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो फांसी का फंदा ऑपरेट करता था, जल्लाद जिसको बोलते हैं। बड़ी रोचक कहानी है। एक बहुत अच्छी कहानी का सत्यानाश फिल्म का डायरेक्टर कैसे कर सकता है, उसके लिए फिल्म को देखिए आप। फिल्म अच्छी नहीं बनाई है, थीम अच्छी है। थीम यह है कि कहानी की शुरुआत में एक आदमी फंदा वही काम करता है, फांसी देनी है उस राज्य में उस दिन, एक ही पूरे राज्य में एक ही आदमी जिसको ये काम करना आता है। बाढ़ आई हुई है, हेलीकॉप्टर उसके गांव में उतरा है उसको ले जाने के लिए, क्योंकि फांसी देने का टाइम तय है। उसका बड़ा महत्व है। और वो अपने बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस से निवेदन करता है, सीनियर किसी आईपीएस से, कि सर मुझे ना अच्छा फील नहीं होता है काम करने में, अब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए, वीआरएस दे दीजिए, मैं छोड़ना चाहता हूं ये काम। और उनके पास मजबूरी है, कोई और है ही नहीं। तो खैर किसी तरह से एक को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो सीख ले काम, तो इसको हटा दें। उस हैंगमैन का बेटा पढ़ने के लिए शहर में गया है। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे घर आके रह लेगा, मेरे पास एक गैरेज है वहां रह लेगा, यहीं पढ़ लेगा। वहीं पढ़ने लगा। ऐसा शहर में जाते हैं बच्चे, कई बार हवा लग जाती है, उसको भी हवा लग गई शहर की, बिगड़ गया। एक वेश्या से प्रेम करने लगा है, उसके पास ही रहने भी लग गया वहां जाके। एक बार किसी पुरुष ने उस वेश्या के साथ असभ्य आचरण किया, बहुत गंदे तरीके से बातचीत मार पिटाई कर दी। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, जो गुस्से में हो जाता है वैसे वाली हत्या।
फिर केस चला। इस बीच में उसके पिता की अर्जी स्वीकार कर ली गई है कि हाँ अब से आपको रिटायर किया जाता है। वो खुश है कि फ्री हो गया। और इतने में पता लगा कि बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है और फैसला आया है कि बेटे को फांसी मिलेगी। और फांसी देने वाला जो होता है ना, बड़ी कलाकारी का काम होता है। वो ऐसे नहीं कि रस्सी लगा टांग दिया। उस रस्सी को कई किलोग्राम मक्खन से प्रोसेस किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जब फांसी पे टांगे तो बहुत कम दर्द के साथ मौत हो जाए। अगर फंदा खींचने वाला योग्य व्यक्ति है तो मुश्किल से 10, 20, 25 सेकंड में डेथ हो जाती है। और वो योग्य अगर नहीं है और रस्सी कहीं गलत जगह फंस गई तो हो सकता है कि 1.5, 2, 2.5 मिनट तक आदमी हिलता रहे, जो से क्या हो गया, मर भी नहीं रहा, जी भी नहीं पा रहा, और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। और गलती से फंदा टूट जाए तो फिर से नहीं टांग सकते, क्योंकि कानून है कि फांसी एक ही बार दे सकते हैं। बहुत रोचक नियम है। अगर फंदा टूट जाए तो फांसी फिर से नहीं मिलेगी, क्योंकि फांसी एक ही बार दी जा सकती है। ऐसे ऐसे नमूने इतिहास में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं। अब जो नया आदमी फांसी देने वाला है उसको फांसी ठीक से देनी आती नहीं है, और बाप को चिंता है कि मेरे बेटे को इतना दर्द होगा फांसी पर टंगते हुए। उसने फिर दरखास्त की सरकार से कि हुजूर एक आखिरी फांसी मुझे देने दीजिए, मेरे बेटे की फांसी है। और बड़ी मुश्किल से उसकी दरखास्त मानी गई। फिर अंत में बाप ने ही फंदा खींचकर बेटे को फांसी दी ताकि उसको दर्द कम हो। अब कहानी कितनी रोचक है देखिए। आप सबकी आंखों से बस आंसू ही नहीं गिरे, बाकी सब तो हो ही गया। देखिए आप लोग कितना डूब गए हैं, आए कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। कहानी का यही तो मजा है, आदमी डूब जाता है उसमें। और इस कहानी में एक सीन है कि फांसी के लिए जिसको लेके जा रहे हैं, किसी का नंबर आ गया। एक बाबा जी आए हुए दाढ़ी वाड़ी वाले, और सफेद और भगवा कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे करके सारे कैदी बैठे के सामने भक्त बन के वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे आत्मा अजर है, अमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा न आती है, न जाती है, न मरती है, न भीगती है, न टूटती है, न फटती है, कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है। लोगों ने कहा बाबा आपको फांसी होगी। अरे फांसी तो देह का त्याग है, आत्मा तो नित्य है, अनश्वर है। लोगों ने कहा वाह कितने बड़े ज्ञानी बाबा हैं। फिर ज्ञानी बाबा की फांसी का टाइम फिक्स हो गया, कल सुबह 5 बजे। तो लोगों ने सोचा कि तो बड़ा शांति से जाएंगे, सब लोग जैसे परेशान होते हैं। तो और सुबह 4 बजे जब जेलर पहुंचा उसकी बैरक में, तो बाबा दिख ही नहीं रहे। अरे बाबा का अंतर्धान हो गया भाई। देखा कि छत पे ऊपर टंगे हुए हैं, पंखे के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनसे कह रहे नीचे अब टाइम हो गया, नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा मैं। तो एक कह रहे बाबा आत्मा तो अमर है, क्यों नीचे तो आओ, आ ही नहीं रहे। फिर 2-3 पुलिस वाले ऊपर चढ़े, ऊपर धक्का देके नीचे गिराया उनको किसी तरह से। फिर दो ने हाथ पकड़ा, दो ने पैर पकड़ा, फिर खींच के लेके फिर टांग दिया फांसी पे। और एक दूसरा आदमी ऑनर किलिंग करके आया हुआ है। उसके गांव में कुछ हुआ तो उसने बहुत गुस्से में आके 5-6 हत्याएं कर दी, एकदम शांत। लोग कह रहे हैं क्या किया, बताया कि ऐसा हुआ, तो हत्याएं 5-6 कर दी। बुरा लग रहा है? नहीं। डर लग रहा है? नहीं। कल फांसी है, कोई बात नहीं। और सच में कोई बात नहीं। 5 बजे फांसी है, 4 बजे जेलर आराम से बैठा हुआ ऐसे करके। कह रहे आपकी फांसी का टाइम है। बोले हाँ तो जब होले चलना। 4:30 बजे अभी चलना होगा, चलिए। कोई आखिरी इच्छा? नहीं। थोड़ा दर्द होगा, पता है, टांगो, कोई फर्क नहीं। और बाबा जी छत पे चढ़े हुए थे क्योंकि बाबा बनना बड़ा आसान काम है। बाबापन को जीना आसान काम नहीं है। बाबा बनने में क्या जा रहा है, ज्ञान देने में। अपने ऊपर अप्लाई करना ही तो मुश्किल काम होता है। बहरहाल अब मेरा बहुत मुश्किल प्रश्न आपसे ये है, क्या भगत सिंह को फांसी से पहले कभी ना कभी डर लगा होगा? बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि डर लगा होगा? ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठाक दिख रही है। कितने लोग मानते हैं कि नहीं लगा होगा? ऐसे लोग भी ठीक ठाक संख्या में हैं।
हालांकि पहले वर्ग की तुलना में 1/3 के आसपास है, लेकिन है। और कितने लोग कहना चाह रहे हैं कि हम तय नहीं कर पा रहे, मुश्किल सवाल है, नहीं सोच पा रहे हम इसके बारे में। ऐसे एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, चलिए ठीक है, इस पर कुछ भी निष्कर्ष निकाल लीजिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कभी ना कभी 1 आध सेकंड के लिए कम से कम लगा ही होगा, जो कि बहुत सामान्य मानवीय मनोभाव है। भगत सिंह का भगत सिंहपन इसमें नहीं है कि डर ना लगे, भगत सिंह का भगत सिंहपन इसमें है कि डर को दबा सके, डर को व्यक्त होने से रोक दें, इसमें है। भगत सिंह 23 साल के थे और देखने में खतरनाक स्मार्ट थे। कॉलेज में पढ़ते ही थे, वो भी कोएड कॉलेज था, टोपी भी पहनते थे, बड़ा स्मार्ट एकदम, जैसा होता है ना मुंडा, वैसा। आपका क्या अनुमान है कि कॉलेज में जब गुजरते होंगे तो लाशें बिछती होंगी नहीं बिछती होंगी ऐसा? होता ही होगा भाई, सीधी सी बात है, क्यों नहीं होगा? इतना स्मार्ट लड़का है, पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, किसी भी विषय पर इतनी बढ़िया स्पीच देता था, किसी विषय का उससे विश्लेषण करवा लो, साहसी था, देखने में अच्छा है, क्यों नहीं उसको लोग पसंद करेंगे? करते ही होंगे, प्रपोजल भी आए होंगे, या 14 फरवरी से पहले आते ही नहीं थे कभी, उस जमाने में किसी भी दिन आ जाते थे। लेकिन उसने अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया होगा। और कहते हैं कि एक फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो भगत सिंह फिल्म में नहीं है, वो जो भगत सिंह की जीवनी वगैरह में नहीं है, वो उस फिल्म में दिखाया है कि एक लड़की से वो प्यार भी करते थे, लड़की ज्यादा प्यार करती थी, किंतु जब बात आगे बढ़ने लगी उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है, मेरी शादी हो चुकी है। लड़की बोली हाय धोखा दिया मुझे, मगर ऐसे नहीं हुई, देश से हुई है, तो मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, मेरी सारी चेतना, मेरी सारी इच्छा, मेरा सारा कमिटमेंट देश की तरफ है, तो मैं रिश्ता निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए इस डगर पर आगे क्यों बढ़े जिस पर आगे जाना ठीक नहीं है। अब जब ये आया ना, तो भगत सिंह के बहुत सारे रिश्तेदार नाराज हो गए कि हमारे घर के बच्चे को ऐसा गंदा दिखाया है, क्यों प्यार करता था, वो तो देशभक्त था। तो देशभक्त और प्यार, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या साथ साथ हो सकता है? जो प्यार ही नहीं करेगा देश से क्या करेगा? देश से भी तो प्यार ही करना है भाई, तो पहले इंसान से तो करेगा, सीधी सी बात है। छायावाद का कवि कहता है मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, प्रगतिवाद की शुरुआत में, कि तुमसे प्रेम करके मैंने सीखा कि दुनिया से कैसे प्यार किया जाए। 23 साल का लड़का, स्वस्थ एकदम, उसके मन में प्यार का भाव फूटा होगा, यह स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? स्वाभाविक है, पर अभिलेख नहीं है इसका, ना कि सिक्के पे लिखा हुआ है कि आज के दिन भगत सिंह के मन में प्यार का अंकुर फूटा, यहां फूटा था, इस तिथि को इतने बजे यहां फूटा था, उसकी याद में सिक्का जारी किया गया। ना सिक्का है, ना अभिलेख है, ना आत्मकथा है, ना किंवदंती है, ना कोई शास्त्र है। इसलिए इतिहास का लेखक कहेगा कि भगत सिंह किसी से प्रेम करते थे या नहीं, इस पर इतिहास मौन है, क्योंकि प्रमाण नहीं है। और साहित्य वाला क्या कहता है, पागल कहीं के गधे, इतना गहरा प्यार जो देश से करता होगा उसे प्यार नहीं किया होगा? अरे इंट्यूशन से सोचो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत अच्छे लेखक हुए, इतिहास में खूब लिखा, सेंट जॉन नाम का एक नाटक लिखा, और उसकी भूमिका में लिखा आषाढ़ का एक दिन का इतिहास बहुत वैसा मिलता जुलता है। उसने कहा कि मैं इतिहास को इतिहास की पुस्तकों से नहीं पढ़ता हूं, मैं इतिहास को इंट्यूशन से समझता हूं, उसके बेस पर लिखता हूं, और बाद में पाता हूं कि जो इतिहास मैंने लिखा वो ठीक इतिहास है। हमें भगत सिंह के बारे में यह सोचने के लिए कि वो किसी से प्रेम करता होगा, किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है, इंट्यूशन की जरूरत है। औरंगजेब ने अपने पिता का जो हाल किया, लेकिन अपने पिता का वो हाल करते हुए उसके मन में कभी कभी अंतर्द्वंद तो होता ही होगा ना, ये इतिहास में नहीं मिलेगा। पर साहित्यकार पहुंच जाता है उस चरित्र की खोपड़ी के अंदर, जहां ना पहुंचे रवि
वहां पहुंचे कवि। वहीं पहुंचता है कवि सीधा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था, और जब वो उसके दिमाग की बातों को टटोलता है तब समझता है कि बेशक औरंगजेब ने किया ऐसा है, पर उसके मन में ये अपराध वो जरूर होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। इसको देखना है तो नाटक पढ़िए औरंगजेब की आखिरी रात, उसमें समझ में आता है। प्रमाण नहीं है उसका। कालिदास किसी से प्यार करता था या नहीं, किसी को नहीं पता, कोई प्रमाण इतिहास में नहीं है। पर मोहन राकेश कह रहे कि ना भाई ना, मेघदूत का लेखक विरह झेले बिना मेघदूत लिख देगा, ये हो नहीं सकता। और इसलिए नागार्जुन ने क्या लिखा, आपको बताया था एक बार, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। ये जो है ना हिस्ट्री, ये इंट्यूशन से आती है। और मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे कि साहित्यकार जिस इतिहास को खोजता है उसके प्रमाण हो या ना हो, वो ज्यादा सच्चा होता है। और इतिहासकार की सीमा है कि वो तथ्यों के आगे जा नहीं सकता, जबकि तथ्य आमतौर पर उन बातों को छिपा देते हैं जो बातें बहुत गहरी थी, जो बातें जानबूझकर छिपाई गई थी। इसलिए इतिहास में जान नहीं होती, जो साहित्य में आती है जान। अब ये सोच के देखिए, आपने जो कहानियां पढ़ी उनमें से किसी एक का नाम ले लेते हैं। बूढ़ी काकी। एक बार इतिहास का एक बच्चा साहित्य में आ गया था। मैंने कहा ना कि आज तक एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि मुझे साहित्य में रुचि नहीं आ रही है। उसी बच्चे की बात कर रहा हूं। वो एक स्टूडेंट थी जो इतिहास में रिसर्च कर रही थी। तो उसने क्लास के बाद आके कहा कि सर, ये जो होरी और धरियां हैं, ये कौन से जिले में रहते थे? तो मैंने कहा ये तो पता नहीं कौन से जिले में रहते थे। उपन्यास में लिखा है सेमरी और बेलारी दो गांव थे अवध के। बोली मैंने खूब सर्च किए, गांव दिखे नहीं मुझे कहीं पर। तो मैंने कहा गांव देख के क्या करेंगी? बोली मैं देखना चाह रही थी कि प्रामाणिक है या नहीं है। तो उसका मन था कि वो कुछ प्रमाण निकलवाए, उस जिले का गजट ईयर निकलवाए 1936 का, और उसमें ये देखे कि होरी और धनिया का घर कहां पर था, भोला कहां रहता था, गोबर सच में था कि नहीं था। वो इस मूड में आ गई थी। तो फिर मैंने उसे समझाया यही कि इतिहास में नाम, घटनाएं, तथ्य सच होते हैं, बाकी सब झूठ होता है। साहित्य में नाम, घटनाएं, तथ्य झूठ होते हैं, बाकी सब सच होता है। अब आप ये बताइए, आप होरी को पढ़ेंगे गोदान में, होरी, धनिया, ठीक इस नाम का परिवार उस इलाके में आपको शायद नहीं मिलेगा। बूढ़ी काकी के घर में जो जो लोग हैं, रूपा है, लाडली है, सुखराम है, बुद्धिराम है, पूरा ऐसा परिवार इसी कॉम्बिनेशन के साथ शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन नाम झूठ मान भी लें तो भी कहानी में जो बताया है वो झूठ है या सच है? वो सच है। सारे नाम झूठ, तिथियां झूठ, शहर झूठ, गांव झूठ, पर उसके अंदर जो जीवन है वो सच है। और इसलिए कहते हैं कि साहित्य पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रामाणिकता तथ्यों वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें व्यक्त होने वाली जिंदगी सच्ची हो, ये महत्वपूर्ण है। और साहित्य में इससे ज्यादा की उम्मीद हम करते भी नहीं। चलिए।